Hello and welcome to Knowledge World, guys. I'm back with another new and informative video for class 8 science NCERT. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हम साइंस क्लास 8 NCERT पढ़ेंगे, तो आज चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स का टर्न है। If you observe a drop of water from the pond through a microscope, you will see a lot of tiny rounded structures. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉन्ड में वाटर को ऑब्ज़र्व करते हो, एक वाटर की ड्रॉप को ऑब्ज़र्व करते हो तो माइक्रोस्कोप से, तो आपको उसके अराउंड, उसके आसपास में बहुत सारे छोटे और गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो इन टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसके बारे में हमारा चैप्टर है। तो दे आर ऑल अराउंड अस, ये हमारे हमको सराउंड करे हुए हैं, ये हर जगह मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे कुछ भी, कोई भी जगह हो, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिलते हैं। एंड आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ बेयर ह्यूमन आई, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आँखों से इन्हें नहीं देख सकते, इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो माइक्रोब्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। आप इन नेम्स को नोट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर इन नेचर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ इनमें एक ही सेल होता है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द गाइज हु आर एवरीवेयर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब उनमें एक ही सेल होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मीनिंग भी मैं आपको भी बताती हूँ। तो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है? जो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उसमें जो मेन सेल्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये सब नहीं होते हैं, तो इनको हम प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं। तो ये ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स में ये सब जो पार्ट्स हैं वो नहीं होते। और यूकैरियोटिक भी आपको आगे पढ़ने मिलेगा, जो सेल चैप्टर है आपका, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसमें आप ये सब देखेंगे। तो अभी आपको इतना ही जानना काफ़ी है आपके लिए। तो सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमन्स व्हाइल सम कैन बी हार्मफुल। जैसे कि हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स एंड फो, तो इसमें एक कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है कि वो हार्मफुल किस तरह से होते हैं और यूज़फुल किस तरह से होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और कुछ होते हैं यूज़फुल। दे आर ऑफ 4 मेजर टाइप्स। ये 4 मेजर टाइप्स के होते हैं: बैसिलस, विब्रियो, कॉकी एंड स्पिरुला। जो बैसिली होते हैं वो होते हैं रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं वो। जो कॉकी होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, और जो स्पिरुला होते हैं वो होते हैं हमारे स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरियाज एंड यीस्ट दैट आर गुड फॉर योर हेल्थ। प्रोबायोटिक्स उन्हें कहते हैं जो बैक्टीरियाज और यीस्ट हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी। तो इसलिए आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दे लव डेथ। फंगी। फंगी के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये वो पढ़ते हैं। फंगी आर सैप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। फंगी होते हैं सैप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक, मतलब दूसरों पर अपने न्यूट्रिशन के लिए जो डिपेंडेंट होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर चाहे वो लाई करते हैं। कुछ आपने पढ़ा होगा प्लांट्स जो दूसरे ट्रीज़ के ऊपर ऐसे बेल टाइप बना लेते हैं और फिर उन पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। सैप्रोट्रोफिक भी कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं और फिर
उन जूसेस के थ्रू वहाँ पर उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो वो जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो इस तरह का आपने सैप्रोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है वो पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, तो मैं उसके बारे में आपको और नहीं बताऊँगी। आगे बढ़ते हैं। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, फंगी जो होते हैं उनमें कई सारे सेल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक नहीं होते ये, मतलब उन्हें हम देख सकते हैं। हाउएवर यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब यीस्ट में एक ही सेल होता है, दो वो फंगी है। इट इज़ अ फंगी, यीस्ट फंगी है, पर उसमें फिर भी यूनिसेलुलर होता है, वो उसमें एक ही सेल होता है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी है वो। आगे प्रोसीड करते हैं। फर्मेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, और 1857 में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ जिससे कि आप नोट कर सकें। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। सो फर्मेंटेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। सो मैं आपके लिए फर्मेंटेशन एक बार रिपीट कर देती हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, मैं इसे इंग्लिश में बोल देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो जिस प्रोसेस में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से। यीस्ट के एक्शन के थ्रू उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो यीस्ट है वो क्या करता है? वो ग्रो करता है नेचुरल शुगर्स को, मतलब कि यीस्ट को नेचुरल शुगर्स पे ग्रो किया जाता है। यीस्ट को नेचुरल शुगर्स पे ग्रो किया जाता है और फिर यीस्ट क्या होता है? यीस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल, और फिर जो यीस्ट है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जिस प्रोसेस में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है यीस्ट के एक्शन से, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में यीस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स पर, और जो यीस्ट है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फर्मेंटेशन हो गया। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का आपने देखा होगा यूज़ होता है किसमें? कर्ड की प्रिपरेशन में और अल्कोहल की प्रिपरेशन में। अब पढ़ते हैं क्रीपी प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। सिंगल सेल के माइक्रोस्कोपिक यानी सिंगल सेल एक ही सेल है, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स यानी हम माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से नहीं। विच इंक्लूड फ्लैगलेट्स, सीलिट्स, स्पोरोजोन्स एंड मेनी अदर फॉर्म्स। ये इसकी फॉर्म्स दी हुई हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लास्मोडियम। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ के। अब हम पढ़ते हैं वायरस। वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर्स टू लाइफ, कि जैसे एक कंप्यूटर से लाइफ में कैसे वायरस आ गया है। जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे कोरोना वायरस का, तो कंप्यूटर से लाइफ में किस तरह से वायरस आ गया है वो हम देखेंगे। वायरसेस। वायरसेस आर ऑर्गेनिजम्स दैट पोसेस न्यूक्लिक एसिड बट लैक द रेप्लिकेटिंग मशीनरी। इसका क्या मतलब है कि वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, पर उनके अंदर ये नहीं होता कि रेप्लिकेटिंग मशीनरी, ये नहीं होता उसके अंदर। दस अ वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ लिविंग सेल। इसका क्या मतलब है रेप्लिकेटिंग मशीनरी का? कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि वो एक सेल को ना पकड़ ले, एक लिविंग सेल को ना पकड़ ले। उसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है। Viruses are also considered to be on the borderline between living and non-living entities. वायरस को हम पूरी तरीके से नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते और लिविंग भी नहीं कह सकते। तो ये एक इसके मैं ये कह सकती हूँ कि इस वायरस में नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन है, जिसमें ना तो आप उसको उधर का समझ सकते हो नॉन लिविंग की साइड का, ना आप लिविंग साइड का समझ सकते हो। तो ये एक बीच की बॉर्डर लाइन में इसका जो इसकी सिचुएशन इस तरह की है। सो इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे। इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, ये सब आपने सुने होंगे। रैबीज़ वायरस, पोलियो वायरस आपने सुना होगा। टोबैको मोज़ेक वायरस आपने सुना होगा।
हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम अपनी अगली वीडियो में वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर से अपना आगे प्रोसीड करेंगे। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लाती हूँ जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियोस लाती हूँ चैप्टर्स से रिलेटेड। Bye bye for today and thank you for your valuable time and attention.